बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी के साथ मैं हूँ ईमान नवाज। आपके मसाइल के हवाले से आपकी आवाज़ बना एम न्यूज़ उन शहरों और उन लोगों के मसाइल जिनकी आवाज़ दब जाती है, लेकिन एम न्यूज़ बता रहा है छोटे शहरों के बड़े मसाइल के बारे में। एम न्यूज़ आपकी आवाज़। सबसे पहले रोशनियों के शहर में हर साल दर्जनों अफराद उबलते गटरों और बिफरते नालों की भेंट चढ़ जाते हैं। रवां साल 2025 और गुज़िश्ता साल कितने लोग कराची इंतजामिया की नाअहली के बायस अपनी जानें गंवा बैठे, देखिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। कराची के बेहंगम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रवां साल गटर और नाले में गिरकर 50 अफराद जहाँ बाक हुए, जबकि गुज़िश्ता साल 43 अफराद ने इंतजामिया की नाअहली का खमियाजा अपनी जानें देकर भुगता। अदाद-ओ-शुमार फलाई इदारे ने जारी कर दिए। शहर कायद में साल 2025 में 6 बच्चों और 3 बच्चियों समेत 24 अफराद गटर में और उबलते नालों में डूब जाने से लुकमा अजल बने। जनवरी के महीने में 6, फरवरी में 5, मार्च में 7, अप्रैल में 7, जून में 6, जुलाई में 2, अगस्त में 4, सितंबर में 1, अक्टूबर में 2, नवंबर में 2, जबकि दिसंबर में एक शख्स इंतजामिया की नाअहली के भेंट चढ़ गया। साल 2024 में 6 बच्चे, 1 बच्ची समेत 21 अफराद उबलते गटर की भेंट चढ़ गए, जबकि 5 अफराद बिफरे नालों में बह गए। ये वाकयात गुज़िश्ता साल जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त और दिसंबर के महीनों में पेश आए, जबकि गटर और नाली में गिरने वाले 11 अफराद फौरी कार्रवाई के बाद जिंदा निकाल लिए गए। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां बरस गटर और नालों में गिरकर शहरियों की हलाकतों की तादाद ज्यादा रही और मासूम बच्चों और शहरियों ने इंतजामी की लापरवाही का खमियाजा अपनी जानें गंवा कर अदा किया है। साल 2025 भी जराइम के हवाले से कराची वालों पर भारी रहा। पुलिस हुकाम जराइम में कमी के दावे करते रहे, मगर शहरी सड़कों पर लुटते और जाने गंवाते रहे। रवां साल 60,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि डकैती में मजामत पर 85 शहरी कत्ल हो गए। शहर कायद में 2025 में कोई इलाका मुल्जिमान की पहुंच से दूर नहीं रहा। पुलिस सब अच्छा के दावे करती रही, लेकिन मुसल्ला और गैर मुसल्ला मुल्जिमान कहर बनकर शहरियों पर टूटे। 60,000 से ज्यादा मुख्तलिफ नौयत की वारदातें हुई। मोटरसाइकिल लिफ्टर्स ने सबसे ज्यादा कार्रवाइयाँ की। 35,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हुई, जबकि असलहा के जोर पर 6,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें छीन ली गई। शहरियों को तकरीबन 17,000 मोबाइल फोन से भी महरूम होना पड़ा, जबकि कार लिफ्टर ने भी वारदातें जारी रखी। मुख्तलिफ पार्किंग और घरों से तकरीबन 1800 कारें चोरी हुई और 300 कारें असलहा के जोर पर छीन ली गई। मुख्तलिफ जराइम में 530 से ज्यादा अफराद कत्ल हो गए, जबकि डकैती में मजामत के दौरान 85 अफराद जान से हाथ धो बैठे। गुज़िश्ता 3 माह की बात की जाए तो सितंबर में 5,501, अक्टूबर में 5,591 और नवंबर में मामूली कमी के साथ 4,761 वारदातें हुई हैं। पिछले साल के मुकाबले में वारदातों में मामूली कमी देखी गई, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में सुस्त रवि दिखाई है। पुलिस सराय के मुताबिक वारदातों में मुख्तलिफ शहरों से आए मुल्जिमान मुलविस होते हैं। रवां साल 250 पुलिस मुकाबलों में 23 डाकू मारे गए। डकैती मजामत पर 11 हलाकतें हुई और वो केसेस हल हो गए, जबकि जख्मी होने वालों की तादाद में भी 50% कमी वाक़ई हुई है। हर साल पुलिस नई हिकमत अमली बनाती है ताकि अगले साल वारदातें कम हों, लेकिन ऐसा लगता है कि शहर पर मुल्जिमान मुकम्मल तौर पर काबिज हैं। शहरी और पुलिस दोनों बेबस दिखाई देते हैं। लियाकतपुर 12 रोज कबल अगवा होने वाला नौजवान ताहाल बाजियाब न हो सका। अहले खाना ने प्ले कार्ड उठाकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए आला हुकाम से मगवी को बाजियाब कराने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात लियाकतपुर से नुमाइंदा एम न्यूज़ इरशाद अहमद वास्ती की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर थाना तबस्सुम शहीद की हदूद के रिहायशी 23 साला नौजवान अब्दुर्रहमान को 12 रोज कबल अगवा कर लिया गया। पुलिस ने थाना में मुकदमा नंबर 769/25 का इंदराज करते हुए एक मुल्जिम को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ताहाल मुगवी अब्दुर्रहमान को बाजियाब न किया जा सका। अहले खाना ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि मेरा बेटा अब्दुर्रहमान आज 12 दिन से लापता है। हमें कोई तो साने तबस्सुम वाला, कोई आरपीओ, डीपीओ, किसी ने भी हमारी इमदाद नहीं की। आज तक वो बेटा मेरा नहीं मिला। मुझे अपना बेटा चाहिए और इंसाफ चाहिए। 12 दिन से लापता है, किसी ने कोई भी मालूम नहीं किया कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। कोई भी हमारी नहीं सुनता। पुलिस वाले भी आरपीओ साहब के पास पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि जी आपका भाई आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई तहकीकात नहीं हुई, कोई
हमें हमारा भाई नहीं मिला, हमें इंसाफ चाहिए। IG पंजाब और वज़ीर आला मरियम नवाज से गुजारिश है कि हमें हमारा भाई मिल जाए। मुगवी के अहले खाना का कहना है कि पुलिस के अदम ताउन के बायस दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। उन्होंने CM पंजाब, IG पंजाब और DPO रहीम यार खान से फौरी तौर पर एक्शन लेने का और अब्दुर्रहमान को बाजियाब करवाने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के हमरा इरशाद अहमद वास्ती, M न्यूज़, लियाकतपुर। सरसों का साग सर्दियों की सौगात है। सरसों की फसल अपनी पूरी शान के साथ खिल उठती है। हर तरफ फैले पीले फूल सर्द मौसम की सौगात सरसों के साग की आमद का ऐलान करते नजर आते हैं। ना सिर्फ देहात बल्कि शहरों में भी लोग इस मुनफरिद जायके के इंतजार करते हैं। कोट अदू से शहबाज की रिपोर्ट देखिए। सरसों का साग सर्दियों की सौगात है। सरसों की फसल अपनी पूरी शान के साथ खिल उठी है। हर तरफ पीले पीले फूल सर्द मौसम की सौगात सरसों के साग की आमद का ऐलान करते नजर आते हैं। ना कि सर बल्कि देहात और शहरों में भी ये लोग इसे मुनफरिद जायके का इंतज़ार करते हैं। पंजाब की सर्दियों की पहचान सरसों का साग अपनी खुशबू, रिवायात, ग़िज़ायात के बायस हमेशा मकबूल रहा है। खेतों में लहलाते पीले फूल ना कि से बल्कि दिश के मंजर पेश करते हैं, बल्कि इस सौगात को तैयार होने के बाद नवीद भी देते हैं। साग को मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए इसमें पालक, मेथी, अदरक, धनिया, लहसुन और खालिस मसाला जात में शुमाल किए जाते हैं, जिसमें इसका रंग, खुशबू, जायका और सब निखर कर सामने आते हैं। साग जो है ये हमारे पाकिस्तान, हमारे पंजाब की पहचान है। साग हमारे बच्चे, बूढ़े बड़े शौक़ से खाते हैं और ये हमारे किचन की एक जीनत है। और इसमें सरसों के साग में एक देसी घी का तड़का लगाओ तो मैं कह रहा हूँ कि मज़ा दुबाला हो जाता है। साग को जब मक्खन का तड़का लगाकर मकई की रोटी के साथ पेश किया जाता है तो इसका जायका दुबाला हो जाता है। पंजाब की इस रवायात को लोग बेहद पसंद करते हैं। कोट उदू के खेतों में पीला रंग ना कि सिर्फ खूबसूरती समेटने लगा बल्कि सर्दियों की लज्जत सौगात सरसों के साग की आमद का पैगाम देता है। बोलान के इलाके भाग शहर में पीने के पानी का संगीन बहरान मुसलसल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसने हजारों अफराद की जिंदगियों को शदीद मुतासिर किया है। भाग शहर के अहम यूनियन काउंसिल्स UC जलाल खान, UC मुहर्रम, UC नौशहरो, UC पहोड़ और UC छलगरी के दर्जनों गांव पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। मियां चन्नू के अंदर महंगाई ने ऊंची उड़ान भर ली, जिस वजह से आम दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात से दो चार हो रहा है और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कीमतों को कंट्रोल करने में बेबस दिखाई देते हैं, जिस वजह से चेक एंड बैलेंस नहीं है और दुकानदार अपनी मर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना है, मरियम नवाज साहबा ते गुजारिश करते हैं कि गरीब बंदे दिहाड़ी बहुत मुश्किल कमा रहे हैं ते इन्हां वास्ते बहुत सारी आसानियां कीतियां जान। चीनी ला लो 200 रुपए तक महंगी हो गई है कि वो 500 550 च खरीदना पै रहा ते ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਇੰਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि आए रोज अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में इजाफे की वजह आए दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी है, जिस वजह से गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। हुकूमत को चाहिए रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी भी सुख का सांस ले सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हुसैन, M न्यूज़, मियां चन्नू। शुजाबाद के शहर के वाहिद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की मिसमारी नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की जगह शॉपिंग मार्केट बनाने का मंसूबा मुकम्मल। आइए मजीद जानते हैं मलिक इरफान अहमद की इस रिपोर्ट में। नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स शुजाबाद 1999 में पंजाब हुकूमत की खसूसी गारंट से तामीर किया गया। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाले स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने किया था। अब मकामी इंतज़ामिया इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को गिराकर इसकी जगह कमर्शियल मार्केट बनाना चाहती है, जिससे शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। शहरियों का कहना है कि शुजाबाद की 8 लाख आबादी वाले जो शहर के लिए ये अकलौता जो है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बिल्डिंग थी जो कि ज़मीन बोस हो गई थी। अब सुनने में आ रहा है कि इसको जो है ना प्लाजा बनाया जा रहा है कि जो शुजाबाद की शहरियों के लिए साथ साथ ज़्यादती है। हम मुतालबा करते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कि जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बिल्डिंग बनाई जाए ताकि नौजवान जो है मुख्तलिफ खेलों में एक्टिविटीज़ में अपना हिस्सा ले सकें। ये एक वाहिद एक बिल्डिंग थी जो नौजवानों के लिए दी गई थी,
وہ بھی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث آج جو ہے نا وہ زمین بوس ہو چکی ہے. اور اب کی جو موجودہ جو انتظامیہ ہے ہماری, ان کا یہی کہنا ہے کہ اس جو بلڈنگ کو جو ہے نا وہ ایک شاپنگ مال جو ہے نا وہ بنایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے جو نوجوان ہیں شہر کے وہ افسردہ دکھائی دیتے ہیں. تو ہماری یہی اپیل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ خدارہ اتنی بڑی آبادی کے لیے واحد ایک سپورٹس کمپلیکس کی بلڈنگ تھی, اسے فوری طور پر بحال کیا جائے. حکومت ایک جانب کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کوشاں ہے, تو دوسری جانب سپورٹس کمپلیکس کو گرا کر کمرشل مارکیٹ بنانے کے عجب فیصلے سامنے آ رہے ہیں. اگر سپورٹس کمپلیکس ختم کر دیا گیا تو شہر کے کھلاڑیوں اور نئی نسل کے لیے آگے بڑھنے کے تمام راستے بند ہو جائیں گے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک عرفان, ایم نیوز, شجاع آباد. دنیا پور میں چکن کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ, عوام پریشان. دنیا پور میں چکن کی قیمتوں میں حالیہ دنوں کے دوران ہوشربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, جس نے غریب اور متوسط طبقے کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا. مزید دیکھتے ہیں سہیل عباس کی اس رپورٹ میں. دوسرے شہروں کی طرح دنیا پور میں بھی چکن کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ, عوام پریشان. دنیا پور میں چکن کی قیمتوں میں حالیہ دنوں کے دوران ہوشربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, جس نے غریب اور متوسط طبقے کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے. جو چکن کبھی عام آدمی کے لیے سستی اور آسانی سے دستیاب پروٹین سمجھا جاتا تھا, آج وہی چکن غریب آدمی کی پہنچ سے مکمل طور پر دور ہوتا جا رہا ہے. بازاروں میں چکن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے شہریوں کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ روزمرہ استعمال کی اشیاء پہلے ہی مہنگائی کی زد میں ہیں. ایسے میں چکن جیسی بنیادی خوراک کا مہنگا ہونا عوام پر دوہرا بوجھ ڈال رہا ہے. دکاندار مہنگائی, فیڈ, بجلی, گیس اور دیگر اخراجات کو قیمتوں میں اضافے کی وجہ قرار دے رہے ہیں, جبکہ صارفین کا موقف ہے کہ انتظامیہ کی عدم توجہی کی باعث من مانے ریٹس وصول کیے جا رہے ہیں. عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں فوری طور پر حرکت میں آئیں, چکن کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے اور سرکاری نرخ نامے پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے, تاکہ غریب آدمی بھی اپنی بنیادی غذائی ضرورت پوری کر سکیں. کیمرامین ٹیم کے ہمراہ سہیل عباس, ایم نیوز, دنیا پور. بھاول نگر ریلوے اسٹیشن 18 سال سے خاموشی کی تصویر بنا ہوا ہے. ٹرین سروس کے بندش سے عوام کو سستی اور محفوظ سفر کی سہولیات سے محروم کر دیا. مزید دیکھیے ایم عالم ایوب کی اس رپورٹ میں. محلہ اسلام آباد کی اضافی بادیاں بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہیں, جس کا کوئی پرسان حال نہیں. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر انتظامیہ کو منہ چڑھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, جس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں, اور جگہ جگہ مین ہول کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے. جب ہماری اہل محلہ سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے, ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਫਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਕਚਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ. ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ. यहाँ चलो महल्ला इस्लामाबाद बाहर वाली गली जी, यहाँ पे सफाई कराने का कोई इंतजाम नहीं है जी. इंतजामिया का कोई बंदा नहीं इधर आता. जैसे कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, इनको अपील है कि हमारे महल्ले की सफाई कराई जाए. जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पे. اہل محلہ کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے محلے کی طرف توجہ دی جائے تاکہ ہم صاف ماحول میں سانس لے سکیں, اور انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ دیگر شہروں کی طرح محلہ اسلام آباد کی صفائی کو بھی یقینی بنایا جائے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد حسین, ایم نیوز, میاں چنو. رحیم یار خان میں محکمہ آثار قدیمہ کی نااہلی کے باعث پاکستان کے قدیم ورثے پتن مینارہ کے کھنڈرات کے نشانات بھی مٹنے لگے, مگر کسی کو سروکار نہیں. اگر قدیمی ورثے پر توجہ نہ دی گئی تو کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتا ہے. رحیم یار خان سے عزیفہ چودھری کی رپورٹ دیکھیے. رحیم یار خان میں 5000 سال پہلے دریائے گھاگرا کے کنارے پر قدیمی پتن مینارہ تعمیر کیا گیا تھا, جس پر مختلف مذاہب کے راجاؤں نے حکومت کی. سکندر اعظم نے تعلیم کے فروغ کے لیے مدارس قائم کیے, مگر آنے والے بادشاہوں نے اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا, اور اب کھنڈرات کے نشانات بھی مٹنے کو ہیں. 7 منزلہ قدیمی عمارت اب 2 منزلہ رہ چکے ہیں. ہارٹیکلچر اتھارٹیز جو ہیں انہیں چاہیے کہ ہمارے جو قدیمی ورثے ہیں ان پر جو بھی بجٹ ان کا مختص کیا جائے, اس کو ایک مانیٹرنگ سسٹم کے تحت جو ہے وہ اچھے انداز سے ان کی دیکھ بھال, ان کی تعمیر و تزئین و رائش کی جائے, تاکہ یہ جو ہمارا قیمتی ورثہ ہے اس کی جو ہے وہ
संभाल अच्छे तरीके से की जा सके और ये विरसा हमारे लिए एक नई तारीखी अहमियत का हामिल बने। कदीमी शहर पतन मिनारा में हजारों साल पुरानी मस्जिद भी महकमे औकाफ और महकमे आसार कदीमा की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। सैर तफरी के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि हुकूमत अगर तवज्जो दे तो ये कदीम विरसा बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई हासिल कर सकता है। 10-12 साल पहले इसकी मरम्मत का काम किया गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा जो है इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये इस टाइम जो है वो मीनार अगर इस पर तमीरात का काम शुरू ना किया गया, इसको रेनोवेट दोबारा ना किया गया, तो एक न एक दिन ये गिर सकता है। 5000 साल कबल दरियाए घाघरा के किनारे पर आबाद ये शहर आज इबरत की तस्वीर बना हुआ है। इन तबाहशुदा खंडरात की हिफाजत और तामीर के लिए महकमे आसार कदीमा की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। पेशावर की मशहूर और कदीम तरीन मस्जिद महाबत खान 1670 में पेशावर के गवर्नर महाबत खान ने तामीर करवाई। मस्जिद की दीवारों को गुंबदों और मोहराबों पर काशीकारी के अलावा नक्श निगारी और मुरक्का निगारी, आईनाकारी, मोहब्बतकारी से मुज़य्यन किया गया। मस्जिद की तारीख और दौर जदीद में होने वाली ताज़ीन और आराइश के बारे में जानते हैं फैज़ान हुसैन की इस रिपोर्ट में। मस्जिद मोहब्बत खान 1670 में पेशावर में तामीर की गई, जिसका सहन 35 मीटर लंबा और तकरीबन 30 मीटर चौड़ा है। सहन के दरमियान में एक हौज है जो मस्जिद की खूबसूरती में मजीद इजाफा करता है। ये तारीखी मस्जिद, ये मस्जिद मोहब्बत खान, ये 3 भाई थे, एक कासम अली खान और एक गंज अली खान। ये गवर्नर था जी। और इसकी तारीख, ये मस्जिद जब बनी तामीर इसकी हुई तो तकरीबन 480-490 के करीब है। मस्जिद के 34 बुलंद व बाला मीनारों के दरमियान 6 छोटे छोटे मीनार भी हैं। इसकी छत पर कुल 7 गुंबद तामीर किए गए हैं, जिनमें 3 गुंबद काफी बड़े हैं। मस्जिद के 3 दरवाजे हैं, एक आसमाई रोड जबकि 2 अंदरूने शहर में खुलते हैं। मस्जिद में आए नमाजी सालों से मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए आते हैं। बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत खौफनाक भी है तारीख यहाँ की। यहाँ पे फांसियाँ जैसे उन्होंने बताया यहाँ का, और यहाँ पे इल्म भी बहुत है, दीन भी बहुत है। जिस किसी को भी इल्म चाहिए तो वो इस जगह पे आए। बहुत खूबसूरत है, बहुत पाक है। मस्जिद की दीवारों पर किए जाने वाले नक्शो निगार 1882 में मस्जिद को कौमी विरसा करार दिया गया। और आज तकरीबन 400 साल होने को हैं कि मस्जिद मोहब्बत खान अपनी आबोताब के साथ खड़ी है, और इसकी जो रूहानी स्पिरिट है और इसका जो माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बरकरार है। 1834 में पेशावर में सिखों के दौरे हुकूमत में मस्जिद मोहब्बत खान पर सिखों का कब्जा था, जबकि बरतानिया के दौरे हुकूमत में मस्जिद को दोबारा मुसलमानों की इबादत के लिए बहाल किया गया। 400 साल पुरानी मस्जिद मोहब्बत खान मुख्तलिफ अदवार में हमलावरों और कुदरती आफात का निशाना बनी, लेकिन इसकी आबोताब आज भी बाकी है। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ फैज़ान हुसैन, एम न्यूज़, पेशावर। वैसे तो फलों की बादशाहत आम के नाम है, मगर सर्दियों के फलों का बेताज बादशाह कीनू कहलाया जाता है। सरगोदा का कीनू अपनी लज्जत, मिठास और आलमी मयार की बदौलत पाकिस्तान की ज़री शनाख्त बन चुका है। दूसरी जानिब सहूलियात की कमी ने साल भर मेहनत करने वाले काश्तकारों को आलमी मंडी से दूर कर रखा है। मजीद जानते हैं सरगोदा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान की इस रिपोर्ट में। वैसे तो फलों की बादशाहत आम के पास है, लेकिन सर्दियों के फलों का बादशाह किन्नू को कहा जाता है। पाकिस्तान के ज़राई नक्शे पर अगर किसी एक फल ने मुल्क को आलमी शिनाख्त दी है तो वो सरगोदा का किन्नू है। जायके, मिठास और वजन के एतबार से सरगोदा का किन्नू दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। किन्नू न सिर्फ सर्दी के मौसम का मकबूल फल है, बल्कि विटामिन सी से भरपूर होने के बाइस इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। किन्नू का इस्तेमाल जूस, अद्वियात और दीगर ग़िज़ाई मसनूआत में किया जाता है, जबकि साइंसी तहकीक के मुताबिक इस फल में कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने की सलाहियत भी मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को किन्नू की बरामदात से हर साल तकरीबन 8.5 मिलियन डॉलर ज़र मुबादला हासिल होता है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा सरगोदा के किन्नू का है। सरगोदा की जमीन वैसे तो तकरीबन हर फसल के लिए मौजू समझी जाती है, लेकिन किन्नू की बेमिसाल पैदावार ने इस खित्ते को खास अहमियत दी है। यही वजह है कि शाहीनों के शहर सरगोदा को पाकिस्तान का कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। काश्तकार पूरा साल मेहनत करते हैं, तब जाकर इन्हें साल में एक बार इस मेहनत का फल मिलता है। इस मरतबा जो माल्टे की काश्त हुई है वो बहुत जबरदस्त हुई है। माल्टा इस बार मार्केट में बहुत अच्छा आ रहा है और पॉलिश हुआ आ रहा है। बाहर ना स्पोर्ट होने की वजह से माल्टा इस टाइम मार्केट में बहुत अच्छा है, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती और खातिर ख्वाह सहूलियात न होने के बाइस काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार हैं। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत के रियायती पैकेजेस कागजों तक महदूद हैं और अमली तौर पर इन्हें कोई फायदा नहीं पहुंच सका। इनका मुतालबा है कि हुकूमत इन्हें
आलमी मंडियों तक बराह रास्त रसाई फराहम करे ताकि वो अपनी मेहनत का पूरा मुआवजा हासिल कर सकें। जायके और मिठास में लाजवाब सरगोदा का ये किन्नू पाकिस्तान की पहचान बना हुआ है। कैमरामैन शाहिद राजा के साथ मोहम्मद अरसलान तबस्सुम, एम न्यूज़, सरगोदा। पाकिस्तान के हर इलाके में मुख्तलिफ किस्म के पकवान तैयार किए जाते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत में रिवायती खाने पेंडा की अपनी पहचान है। पेंडा कैसे बनता है और कैसे खाया जाता है, देखते हैं लकी मरवत से शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। लकी मरवत में तरह तरह के पकवानों के दरमियान पेंडा अपनी खास अहमियत रखता है और इसका अपना ही मज़ा है। पेंडा डिश के लिए पहले देसी मुर्गी या मटन का शोरबा तैयार किया जाता है, जिसमें बीनी बीनी खुशबू वाले मसाले डाले जाते हैं। इसके लिए तवे पर रोटी पकाई जाती है, फिर इसको टुकड़ों में तकसीम किया जाता है। इन टुकड़ों को बड़े ताल में डालकर इसके ऊपर गर्मा गर्म शोरबा डाला जाता है। अभी हमने पेंडा खाया है, मुझे पेंडा बहुत पसंद है। हम सब बच्चे पेंडा बहुत शौक से खाते हैं। पेंडा पठानों का एक कदीमी डिश है। हमारे पास जब भी कभी कोई ख़ास मेहमान आता है तो हम उसके लिए ख़ास देसी मुर्ग में पेंडा तैयार करते हैं और उस पर देसी घी डालकर इसके जायके को दोबाला किया जाता है। हर इलाके के अपने अपने रिवायती खाने होते हैं, लेकिन लकी मरवत की रिवायती डिश को पेंडा कहा जाता है, जिसे बड़े बच्चे और बुजुर्ग बड़े शौक से खाते हैं। जिस घर के दस्तरखान पर पेंडा ना हो, दस्तरखान अधूरा तस्वर किया जाता है। शोरबा डालने के बाद ताल के ऊपर देसी मुर्ग या मटन के पीस रखकर और इस पर देसी घी डालकर पेंडा तैयार किया जाता है। इस दोस्तों की टोलियां और खानदान के तमाम अफराद ताल के गिर्द बैठकर पेंडा डिश जी भरकर खाते हैं। शादी हो या कोई और तकरीब, पेंडा डिश के बगैर दावत नामुकम्मल समझी जाती है। चौक सरवर शहीद साल 2025 चौक सरवर शहीद के आवाम के लिए महरूमियों का साल रहा। तहसील चौक सरवर शहीद के बासियों की उम्मीदें अब नए आने वाले 2026 से वाबस्ता हैं, जबकि 2025 में चौक सरवर शहीद हुकूमत की तरक्याती स्कीम्स और इमदादी फंड से महरूम रहा। मजीद देखते हैं खलील अहमद खलील की इस रिपोर्ट में। साल 2025 भी इख्ताम पजीर होने को है, मगर बदकिस्मती से इस साल भी चौक सरवर शहीद की आवाम की तौक़ात पूरी ना हो सकी। हल्का NA 179 और PP 276 में हुकूमती पार्टी के नुमाइंदे ना होने से इलाका वफाकी और सूबाई हुकूमत के तरक्याती स्कीमों और इमदादी फंड से महरूम रहा। हुकूमत पंजाब की जानब से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के फ्लैगशिप मनसूबे पक्कियाँ सड़कें सौखे पेंडे के तहत चौक सरवर शहीद में एक भी सड़क तमीर ना हो सकी। हालांकि यहाँ की राब्ता सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं और अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। चौक सरवर शहीद का दरीना मसला सीवरेज निज़ाम की अदम मौजूदगी और पीने के साफ पानी की फराहमी आज भी जूं का तूं है। नई तहसील बनने के बावजूद यहाँ अफसरान की मुकम्मल तैनाती ना हो सकी, ना ही सरकारी दफातर का क़याम अमल में लाया गया, जिसके बाद अवाम को मामूली कामों के लिए भी दिगर इलाकों का रुख करना पड़ता है। चौक सरवर शहीद को तकरीबन तहसील बने 3 से 4 साल हो चुके हैं। तहसील तो बन गई, मगर यहाँ पर कोई भी सहूलियात नहीं है। पानी पीने के लिए कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं है, सीवरेज का निज़ाम अभी तक नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर तहसील कम्प्लेक्स बना, उसके लिए आज तक जुडिशल कम्प्लेक्स की जगह नहीं दी गई। वकला और आवाम इस बात पर भी बहुत परेशान है। साल 2025 गुज़र चुका है, अभी तक तहसील सरवर शहीद में ना वफाक की तरफ से कोई बजट आया है, ना ही पंजाब की तरफ से कोई आया है। ये वाला जो है हमारे टोटल के टोटल जो इलाके की राब्ता सड़कें हैं वो सारी की सारी टूट फूट का शिकार हैं। कोई उस पर तरक्याती काम नहीं है, कोई तहसील लेवल पे कोई काम नहीं है। गवर्नमेंट बिल्कुल इस काम में सोई हुई है। हमारा जो शहर है इसको जानबूझकर पसमानदा रखा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून का कोई नुमाइंदा ना होने वजह से मकामी इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर रखी हैं और अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। तरक्याती कामों का फुकदान, बुनियादी सहूलियात की कमी और हुकूमती अदम तवज्जो ने चौक सरवर शहीद के बासियों को मायूसी की दलदल में धकेल दिया है और यूं साल 2025 भी चौक सरवर शहीद के अवाम के लिए महरूमियों का साल साबित हुआ। हुकूमत पंजाब चौक सरवर शहीद की अवाम का दिल जीतने के लिए फौरी तौर पर तरक्याती कामों का आगाज करे। खलील अहमद खलील, एम न्यूज़, चौक सरवर शहीद। सर्दियों के बढ़ते ही जहां शहरी कुव्वत बख्श ग़िज़ाओं खुसूसन खुश्क मेवाजात की खरीदारी के लिए मार्केट का रुख कर रहे हैं, वहीं उनकी बढ़ती हुई कीमतें आवाम के लिए शदीद परेशानी का बायस बन गई हैं। कहरोड़ पक्का से हमारे नुमाइंदे शाहिद बिलाल इस रिपोर्ट में जानते हैं कि किस तरह महंगाई ने आम आदमी की पहुंच से ये ग़िज़ाएं दूर कर दी हैं।
की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरी खुश्क मेवाजात की खरीदारी के लिए मार्केट का रुख करते हैं, लेकिन सर्दी बढ़ते ही खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। मार्केट में बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश जैसी अशिया आम आदमी की पहुंच से भी दूर हो जाती हैं। दुकानदारों के मुताबिक सर्दियों में मांग बढ़ते ही हुकूमती टैक्स और किरायों में इजाफा के बाइस कीमतों में इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना है कि कुव्वत बख्श ग़िज़ाएँ सर्दियों में ज़रूरत बन जाती हैं, मगर बढ़ती कीमतों के बाइस ख़रीदना मुश्किल हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुश्क मेवाजात की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दामात किए जाएं ताकि आम आदमी भी ख़रीद सके। कैमरा टीम के हमरा शाहिद बिलाल, एम न्यूज़, कहरोड पक्का। सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर के जुड़वा शहर रोहड़ी के करीब एक ऐसी रूहानी वादी मौजूद है जहां अकीदत और सच्चाई के चिराग सदियों से रोशन है। ये जगह पीर सैयद शाह मकसूद अली शाह के दरबार के नाम से मशहूर है, जो एक बुलंद पहाड़ी पर वाक़ है। हज़रत शाह मकसूद शाह बरे सग़ीर के अजीम सूफी बुजुर्गों में शुमार होते हैं। आपका शुमार उन औलिया कराम में होता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत, जिक्र और फिक्र और खिदमत खल्क में गुजारी। हज़रत शाह मकसूद शाह का आस्थाना आज भी रूहानी सुकून, दिल की राहत और दुआ की कबूलियत के लिए जाना जाता है। तकरीबन 150 सीढ़ियों वाला ये मज़ार सीमेंट फैक्ट्री के नज़द पहाड़ी पर वाक़ है। ये दरगाह सिर्फ एक ज़ियारत गाह नहीं बल्कि रूहानियत, मोहब्बत और अवामी अकीदत की एक जिंदा अलामत है। दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ हाजिर होकर अपनी हाजात अल्लाह ताला के हुजूर पेश करते हैं और इत्मीनान कल्ब के साथ वापस लौटते हैं। हज़रत शाह मकसूद शाह के मज़ार के साथ अकीदतमंदों की बेशुमार दास्तानें जुड़ी हुई हैं। आपका मिजाज निहायत सादा, आजिज़ाना और मोहब्बत भरा था। आप बिला तफरीक हर कौम और मजहब के आने वाले को मोहब्बत, नसीहत और दुआ से नवाजा करते थे। कहा जाता है कि इन बुजुर्ग का मकबरा किसी हिंदू दीवान ने तामीर किया था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी देखभाल कम होती गई। ठट्टा के तारीखी मकाम मकली कब्रिस्तान में जहां सदियों पुरानी दास्तानें छुपी हुई हैं, वहीं एक बुजुर्ग जोगी जोड़ा सयाहों के लिए दिलचस्पी का बाइस है। नाबीना लालू जोगी और उसकी शरीकियात समानी कई बरसों से मकली कब्रिस्तान आने वाले सयाहों को बीन मरली बजाकर और सांपों के हैरत अंगेज करतब दिखाकर न सिर्फ महसूस कर रहे हैं बल्कि सकाफत को भी जिंदा रखे हुए हैं। लालू जोगी की उंगलियों से बजती बीन की लय पर सांपों का थिरकना और समानी जोगी का साथ देना फितरती फन में निखार पैदा करता है। हम 11 बजे आते हैं, 11 बजे थे, शाम को 5 बजे चले जाते हैं। 400-500 रुपया हो जाता है। हम सांपों का करतब दिखाते हैं। हम बचपन से बीन बजा रहे हैं, बचपन से हम लोगों को खेल तमाशा दिखाते हैं। हमारा पेशा यही है खानदानी। हमारी उम्र है 102 साल बेटा। हमारी यहाँ जिंदगी गुजर गई है बेटा। तो कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी ठीक होते तो आते हैं, बीमार हो जाते हैं तो फिर पड़ा रहता है। ये मनाजिर सयाहों के लिए न सिर्फ तफरीह का बायस बनते हैं बल्कि वो इस नायाब जोड़े के साथ तस्वीर और वीडियोस भी बनाते हैं। लालू जोगी नाबीना है मगर सांपों की पहचान रखता है। हम आए हैं हैदराबाद से, तो हम अक्सर आते रहते हैं। हमारे गेस्ट वगैरह मेहमान आते हैं KPK से। ये कज़न मेरे KPK से आए, इनको मैं यहाँ लाया हूँ। तो हम आते हैं तो इनको देखते रहते काफ़ी सालों से। ये यहाँ अपनी कुर्तब दिखाते हैं, अपनी रोज़ी वगैरह करते हैं। तो मेरी दूसरे लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आए तो इनकी कुर्तब जरूर देखें इस कब्रिस्तान के साथ साथ, ताकि इनकी भी रोजी वो चलती रहे। लालू जोगी बीन बजाते हुए सांपों की दर्जनों इकसाम, इनकी फितरत और जोगी जातों की तफसील जुबानी याद रखता है। इनकी बातों में सदियों की रिवायत और तहजीब की खुशबू है। मकली की तारीख सिर्फ पत्थरों में नहीं, इन जिंदा रिवायतों में भी सांस लेती है और लालू जोगी जैसी शख्सियात इस तारीख का चलता फिरता विरसा है जिन्हें तवज्जो, कदर और तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। ठट्टा के तारीखी मकली कब्रिस्तान में सदियों पुरानी दास्तानें पोशीदा, मकली कब्रिस्तान में जिंदा रिवायत, नाबीना लालू जोगी सयाहों की तवज्जो का मरकज, बीन की धुन, सांपों की करता और सदियों पुरानी जोगी सकाफत की झलक। नाबीना होने के बावजूद लालू जोगी को सांपों की दर्जनों इकसाम का इल्म है। मंडी बहाउद्दीन के दही इलाकों में सर्दियों के आगाज के साथ ही गुड़ बनाने का रिवायती सिलसिला उरूज पर पहुंच गया है, जो न सिर्फ जायके बल्कि सेहत के लिए भी इंतहाई अहमियत रखता है। रिनाला खुर्द देसी घी, मूंगफली, काजू, बादाम, अखरोट, नारियल और किशमिश जैसे खुश्क मेवाजात को खालस गुड़,
میں ملا کر تیار کی جانے والی یہ دیسی سوغات سردیوں میں جسمانی کمزوری دور کرنے کا بہترین ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق دیسی گھی اور گڑ کا استعمال خون کی کمی، جوڑوں کے درد اور سردی سے بچاؤ میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں جہاں بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، وہیں قدرتی اور دیسی غذاؤں کا استعمال انسانی صحت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دیسی گھی اور خشک میوہ جات سے تیار گڑ نہ صرف روایتی ذائقے کی یاد دلاتا ہے بلکہ صحت مند زندگی کی بھی ضمانت ہے۔ کیمرہ رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ رانا نواز نذیر، ایم نیوز، رینالہ خورد۔ سردیوں کی سوغات مچھلی ڈسکا میں ذائقے کے اعتبار سے پورے علاقے میں گونج۔ فرائی کے پروسیس سے لے کر پلیٹ تک ذائقہ، معیار اور خوشبو نے شہریوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ڈسکا سے چودھری نعیم اختر وریا کی اس رپورٹ میں۔ سردیوں کا موسم ہو اور مچھلی کا ذکر نہ ہو تو بات ادھوری رہتی ہے۔ ڈسکا میں ان دنوں مچھلی کی دکانوں پر غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں عمدہ تیل میں تیار کی جانے والی مچھلی ذائقے کے شوقین افراد کی پہلی پسند بنتی جا رہی ہے۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ الحمدللہ 50-60 سال سے کام کر رہے ہیں اور ہمارے اباء اجداد جو ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں۔ ذائقہ ہی ہمارا معیار ہے الحمدللہ، اور بہت دور دراز سے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور آ کر فش کھاتے ہیں۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ مچھلی کی تیاری میں صفائی، درست درجہ حرارت اور مناسب وقت سب سے اہم عوامل ہوتے ہیں، اسی لیے ہر گاہک کو یکساں اور معیاری ذائقہ فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ کھانے کے شوقین افراد کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ سے چھوڑ کے ادھر ڈسکا میں آتے ہیں مچھلی کھانے کے لیے۔ ماشاءاللہ ان کی کوالٹی اور ان کا ریٹ بھی اچھا ہے اور فریش مچھلی، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کی جو فش ہے وہ فریش ہوتی ہے۔ ڈسکے میں ہم نے کافی جگہ سے فش کھائی ہے، لیکن بادشاہ والوں کی فش کا معیار، ذائقہ، صفائی کے لحاظ سے یہ سب سے اول نمبر پہ ہے۔ اسپیشل ٹائم نکال کے ان کے پاس ہم فش کھانے کے لیے آتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں ڈسکا کی مچھلی نہ صرف ذائقے کے باعث اپنی پہچان بنا رہی ہے بلکہ معیاری پروسیس اور صفائی کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ذائقہ پورے علاقے میں گونج بن چکا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری نعیم اختر وریا، ایم نیوز، ڈسکا۔ میاوالی میں دریائے سندھ کی مچھلی ذائقے میں منفرد شناخت کی حامل ہے۔ دور دور سے مچھلی کھانے کے شوقین چشمہ بیراج کا رخ کرتے ہیں۔ اسی پر دیکھتے ہیں میاوالی سے امیر اکبر کلیار کی اس رپورٹ میں۔ میاوالی چشمہ بیراج کی نیل گوں جھیلیں قدرت کا وہ حسین شاہکار ہیں جن کے میٹھے پانی میں پلنے والی مچھلی اپنے منفرد ذائقے اور بے مثال لذت کے باعث پورے پاکستان میں شہرت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کے شوقین افراد ملک کے کونے کونے سے چشمہ میاوالی کا رخ کرتے ہیں تاکہ اس قدرتی نعمت کے اصل ذائقے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ سندھ ساگر میں پائی جانے والی ڈمبرا، گلفام، سول، سنگھاڑا، رہو، ملی جیسی اقسام ذائقے کے ساتھ ساتھ غذائیت سے بھی بھرپور ہیں۔ چشمہ بیراج کی جو مچھلی ہے وہ اپنے ذائقے اور لذت کے لحاظ سے باقی علاقوں سے کافی مختلف ہے۔ ہم یہاں چشمہ کی جو خوبصورت جھیلیں ہیں ان کی سیر کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں تو یہاں پہ جو جھیلیں ہیں ان کی تازہ مچھلی سے لطف اندوز ضرور ہوتے ہیں، اور یہ جو ذائقہ اور لذت ہے یہ کہیں پہ دستیاب نہیں ہے۔ چشمہ کی مچھلی مقامی سطح تک محدود رہنے کی بجائے ایک قومی اثاثہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر اسے جدید خطوط پر محفوظ کر کے بیرون ملک برآمد کیا جائے تو نہ صرف مقامی ماہی گیروں کے روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے بلکہ ملک کے لیے کثیر زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ امیر اکبر کلیار، ایم نیوز، میاوالی۔ پاکستان کے تمام صوبے اپنی ثقافت، روایات اور رسوم کے حوالے سے منفرد اور زرخیز ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت پشاور تاریخ، تہذیب و تمدن، جغرافیہ اور ثقافت کے اعتبار سے خصوصی اہمیت کا حامل شہر تصور کیا جاتا ہے، اور پھولوں کے شہر کا تاریخی قصہ خوانی بازار پاکستان سمیت دنیا بھر میں کافی مشہور ہے۔ اس بازار کی تاریخی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں فیضان حسین کی اس رپورٹ میں۔
بر صغیر میں داخل ہونے کے لیے بادشاہوں، فوجوں، حملہ آوروں اور تاجروں سب نے ہی پشاور کا راستہ استعمال کیا تھا، اور ان سب سے جڑا تاریخی قصہ خوانی بازار اپنی شناخت آپ ہے۔ قدیم و جدید روایات کا حسین امتزاج یہ بازار شہر کے گنجان آباد اور رونق علاقہ ہے۔ کہتے ہیں دور دراز سے آئے تاجر یہاں کے مہمان خانوں میں قیام کرتے اور اپنے اپنے ملکوں کے حالات قصے کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ بھارت کی فلمی دنیا کے شہر آفاق ستارے جنہوں نے فلم انڈسٹری پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں، ان میں نامور اداکار راج کپور، دلیپ کمار اور شاہ رخ خان کا تعلق پشاور کے قصہ خوانی بازار سے ہی ہے۔ ان کے آبائی مکانات اب بھی یہاں سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہیں۔ یہ تاریخی بازار تھا، افغانستان سے قافلے آتے تھے، یہاں کے ٹھہرتے تھے۔ یہ قصے وغیرہ ادھر ہوتے تھے، ادھر اٹانگوں کا اڈا ہوتا تھا، خور چلتا تھا، لوگ فارغ ہو جاتے تجارت کر کے رات کو کھانے کھاتے تھے۔ دلیپ کمار مختلف مواقع پر پاکستان کے دورے اور پشاور میں اپنے آبائی گھر سے وابستہ بچپن کی خوشگوار یادوں کا تذکرہ بھی جذباتی اور پرمسرت انداز میں کیا کرتے تھے۔ انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک اس بازار کے ذکر کے بغیر ادھوری رہے گی۔ ان میں ایک اہم ترین واقعہ 1930 میں قصہ خوانی بازار کے شہداء کا ہے، جب آزادی کی تحریک کے دوران ایک جلوس پر فائرنگ کا اندوناک واقعہ پیش آیا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق انگریز کے خلاف پرامن احتجاج کے واقعے میں 20 نہتے افراد شہید ہوئے، جبکہ غیر سرکاری ذرائع کے مطابق 400 افراد شہید ہوئے تھے۔ اس واقعے کی یادگار 2 میناروں کی صورت میں آج بھی بازار میں استادہ ہے۔ قصہ خوانی بازار آج کے دور میں پشاور کے ایک تجارتی ہب بھی سمجھا جاتا ہے، جہاں کپڑوں، جوتوں، موبائلوں، کھانوں سمیت مختلف قسم کے کاروبار کیے جاتے ہیں۔ کیمرامین محمد اویس کے ساتھ فیضان حسین، ایم نیوز، پشاور۔ ٹیکسلا کی آثار قدیمہ برِ صغیر کی قدیم ترین تہذیبوں اور تاریخی ورثے کا ایک لازوال خزانہ ہے۔ یہ مقام راولپنڈی کے قریب واقع ہے، جو بین الاقوامی ادارے یونیسکو کے ثقافتی ورثے کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ ٹیکسلا شہر اور مضافات کے مناظر۔ ٹیکسلا کی تاریخ کم از کم 600 قبل مسیح تک جاتی ہے، جہاں گندھارا تہذیب، یونانی، ایرانی اور بدھ مت کے ادوار کے شاندار آثار موجود ہیں۔ مشہور خانقاہیں اور یونیورسٹیاں یہاں قائم تھیں، خاص طور پر جولیاں خانقاہ اور دھرم راجی کا اسٹوپا بہت مشہور ہیں۔ سکندر اعظم کی یلغار کے بعد یہاں یونانی طرز تعمیر اور ثقافت کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ ٹیکسلا گندھارا آرٹ اور مجسمہ سازی کا مرکز تھا، جہاں بدھ کے مجسمے اور پتھروں پر کندہ کاری آج بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ ان تمام نوادرات کو محفوظ رکھنے کے لیے ٹیکسلا میوزیم بنایا گیا ہے، جہاں قدیم سکے، مجسمے، زیورات اور اوزار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چکوال کے مقامی نیزہ بازوں کو اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کا ضلع کی تاریخ کا پہلا بڑا میدان سجایا گیا۔ ضلع بھر کے درجنوں کلبز کے 132 رائڈرز نے خوب قلعے اکھاڑے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چکوال کنگ ضلع چکوال کی تاریخ کا پہلا ایونٹ، جس میں صرف مقامی نیزہ بازوں نے شرکت کی اور ثابت کیا کہ نیزہ بازی کے کھیل میں نوجوان کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ نیزہ بازی کے ان مقابلوں کا انعقاد ملک تصدق عوام نے کیا، جن کا کہنا ہے کہ اپنے ضلع کے نوجوان نیزہ بازوں کو آگے لانا ان کا مشن تھا، جو پورا ہوا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جی، یہ چکوال کا جو ملک سوار تھے نا، ان کا میلہ تھا۔ انشاءاللہ اور بھی ایسے میلے ہوتے رہیں گے۔ ہمارا مقصد ہے ینگ جنریشن کو پروموٹ کرنا کہ وہ اس میدانوں میں آئے اور میدان آباد کرے۔ چکوال کنگ نیزہ بازی کے پوزیشن ہولڈرز راجہ عاطف ظہور اور چودھری سہیل اختر چنیال نے ان مقابلوں میں مقامی نوجوانوں کی پروموشن کو خوش آئند قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے اور دوستوں کو بڑی عزت دی، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس طرح ہمارے بھائی اور تعاون کرتے رہیں گے، اور اس طرح کی جو آنرز کی نیزہ بازیاں ہیں ہم کوشش کریں گے بھائی چکوال میں یہ کنٹینیو رہیں۔ بہت اچھا ایونٹ انہوں نے آرگنائز کیا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ جو لوکل ہمارے سوار ہیں
उनको प्रमोट कर रहे हैं। नेजाबाजी के इन मुकाबलों के इख्तिताम पर ढोलों की धाप और शहनाइयों की गूंज में पोजीशन होल्डर्स राइडर्स को इनामात में ट्रॉफियां दी गई। इस वक्त वादी सवात के मशहूर सियाती मकाम मालम जब्बा में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि बर्फ की सफेद चादर ने कुदरती हुस्न को मजीद निखार दिया है। खूबसूरत मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह वादी सवात पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं सवात से ख्वाजा इरफान की इस रिपोर्ट में। वादी सवात के बालाई इलाकों कालाम और मोहडंड में हालिया बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द हो चुका है। चारों तरफ फैली बर्फ की सफेद तह, ढके हुए पहाड़ और मैदान सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, जहां लोग कुदरती मनाजिर से भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। इन दिलकश नज़ारों को अपनी नजरों में समाने के लिए मुल्क भर और बैरून मुल्क से सयाह खींचे चले आ रहे हैं। बहुत अच्छे नज़ारे हमने यहाँ पर देखे और मैं ये कहूँगी कि कराची से क्या ओवरऑल तमाम सिटीज जो हैं हमारे पाकिस्तान के, तो वहाँ से लोगों को आना चाहिए, यहाँ की खूबसूरती को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ने जन्नत को बनाया हुआ है। यहाँ का जो इलाके हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और वो जो चीज़ नज़ारे हैं माशाल्लाह अलग लेवल पे हैं। और मैं यही कहूँगा स्टूडेंट्स को, छुट्टियाँ मिलती हैं, टाइम ज़ाया ना करो, चुप करके जो है इस जगह पे आ जाओ, क्योंकि ये जो नज़ारे हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। मैं लाहौर से आई हूँ पंजाब से, और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हम चेयर लिफ्ट में गए थे और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंड है। लाहौर से हैं, यहाँ पर हमें बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ हैं और बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है और हम यहाँ पर खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर चेयर लिफ्ट का बहुत मज़ा आया है। सयाहों का कहना है कि बर्फबारी ने वादी सवात के हुस्न को चार चांद लगा दिए हैं। बच्चे खुशी से बर्फ में खेल रहे हैं, जबकि खानदान यादगार लम्हात कैमरे की आंख में महफूज कर रहे हैं। सयाहों का कहना है कि अगर मुनासिब सहूलतें फराहम कर दी जाएं तो इलाके में सयाहत के फरोग के साथ साथ गरीब आवाम के रोजगार में भी इजाफा होगा। कैमरा टीम के साथ ख्वाजा इरफान, एम न्यूज़, मालम जब्बा, सवात। आपके मसाइल आपकी जुबानी से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए एम न्यूज़, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।